स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ में। भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे पर आज के इस सेशन में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपके लिए हमारे इस प्यारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को भारत की आज़ादी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और आप सब हमारे प्यारे देशवासी वो भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को फटाफट से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है स्टडी IQ के सभी व्यूअर्स के लिए कि दोस्तों स्टडी IQ अपने सारे कोर्सेज पर 47% ऑफ दे रहा है। यानी कि 1947 के उस दिन की सुनहरी याद में ये 47% का डिस्काउंट जो है दोस्तों, ये पूरे साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। तो याद रखिएगा, कोई भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना हो तो आज आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि दोबारा दोस्तों इतना बड़ा डिस्काउंट शायद ही आपको मिलेगा। लेकिन एनरोल करने के समय जब आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ASR लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस डे 2025 15 अगस्त 1947 का वो दिन दोस्तों, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लगभग 200 साल के बाद भारत को फाइनली आजादी मिली थी। दोस्तों वो दिन इतना जबरदस्त था कि उस दिन लाखों लोगों की भीड़ खुशहाली के वजह से या कहीं कहीं पर शायद दुख की वजह से भी, क्योंकि दोस्तों खुशी के साथ साथ गम का भी माहौल था। वो दिन था आज़ादी का, लेकिन वही दिन था देश के बंटवारे का। वो दिन था खुशियों का कि हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन वही दिन था उस दुख का कि हमसे हमारे सैकड़ों हजारों लाखों भाई बहन बिछड़ भी गए थे। तो दोस्तों ऐसे कठिन समय पर भारत को आज़ादी मिली थी, जब भारत शायद ही दुनिया में कोई पहचान रखता था, सिवाय कि वो ब्रिटिश की एक कॉलोनी था। उसके अलावा भारत दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े हुए देशों में गिना जाता था। कहने के लिए कहा जा सकता है कि एशिया के कुछ देशों में से शामिल था जहां पर इंडस्ट्रीज थी, जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। लेकिन दोस्तों ये वो भारत नहीं था जहां पर ब्रिटिशों ने अपना पैर रखा था। जब ब्रिटिश आए थे तो दुनिया की 24% GDP भारत से निकलती थी, और जब ब्रिटिश गए दोस्तों तो हमारे देश को ऐसी बुरी तरीके से उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर किया कि मात्र 2% से भी कम GDP दुनिया की वो भारत से निकलती थी। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर ध्यान रखें तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद आज काफी सारी ऊंचाई तय कर चुका है। आज हमारा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। कितने ही ट्रंप कहते रहे कि डेड इकोनॉमी है या कैसी भी इकोनॉमी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि खुद ट्रंप भी अपने ट्रंप टावर्स इंडिया में ही बनाना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों तो जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ और उसके बाद इतने वर्ष बीत गए, तो आज भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं उन्हीं के बारे में एक छोटा सा ये सेशन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों। तो देखिए ये दो है डेटा हमारे सामने, GDP, रोड नेटवर्क, नेशनल हाईवेज, पावर जनरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, स्टार्टअप्स की संख्या। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो 1947 से अगर आप कंपेयर करें 2024 में, तो दोस्तों आपको पता चलता है कि वो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है। जहां सिर्फ 3% या उससे भी कम जो है GDP परसेंटेज हुआ करता था, वहीं आज 8.5% के आसपास जो है वो हो चुका है। दोस्तों रोड नेटवर्क की अगर बात करें, 1 मिलियन किलोमीटर्स का भी लेंथ नहीं हुआ करता था, जहां पर आज 5 मिलियन से ज्यादा आपका रोड नेटवर्क देश में है। हाईवेज की बात करें दोस्तों, 24,000 किलोमीटर से बढ़ करके 1,70,000 किलोमीटर तक आ चुका है। और पावर जनरेशन में तो दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली है, मेजर। खासकर दोस्तों ग्रामीण इलाकों में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 के आसपास गांव में बिजली हुआ करती थी, वहीं आप देखेंगे तो आज 19,000 से ज्यादा गांव में बिजली है ना हो रखी है। दोस्तों लिटरेसी रेट 12% से बढ़ करके लगभग 80% आ चुका है। 75% तो खैर 2011 का डेटा है। लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि इट इज मोर देन 80%। जल्दी ही सेंसस होके उसके नए आंकड़े भी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे।
दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 ईयर्स से बढ़ करके 71 ईयर्स हो गई है। और हां, ये सारी बातें ध्यान देने वाली हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो या फिर लिटरेसी रेट हो या फिर सेक्स रेशियो हो, ये सारी चीजें दोस्तों 2011 के डेटा पर आधारित हैं, क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हुआ था। अब अगर बात करें दोस्तों कि एक एक करके जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं चर्चा करूं अगर आपसे। इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों 1951 में जब पहला 5 ईयर प्लान लाया गया था, इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर, जैसे लेनिन ने रशिया में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया था, वैसे पंडित नेहरू ने भारत में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। फोकस था एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, और फोकस था दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस को एड्रेस करने पर। लेकिन दोस्तों एक मेजर स्टेप आता है 1991 में, जब एक जबरदस्त रिफॉर्म्स की श्रृंखला शुरू होती है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की इस तिहरी व्यवस्था ने भारत के बाजारों को इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनीज के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोल दिया। और नतीजा दोस्तों ये हुआ कि उसके बाद से भारत की अलग लेवल पर ग्रोथ स्टोरी बनती है। जो भारत एक स्लगिश कंट्री माना जाता था, जिस भारत का मजाक इस कहकर उड़ाया जाता था कि ये एक स्लो एंड स्लगिश इंडियन एलिफेंट है, वो भारत दोस्तों आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोस्तों अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट्स की, 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है दोस्तों ऑलरेडी था, रिसेंटली 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है। दोस्तों जीडीपी की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 180 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, जो कि ऑलरेडी और भी बढ़ती जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जहां 1947 में एक बिल्कुल अनजान सा टर्म था, मुश्किल से मुश्किल 400 के आसपास कंपनीज थी, आज अगर आप देखेंगे देश में तो 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और कई सारी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, वो भी अलग अलग लेवल पर, कुछ मिनी रत्न, कुछ महारत्न और कुछ नवरत्न कंपनीज डिक्लेयर की गई हैं। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस में दोस्तों इंडिया ने ट्रेमेंडसली ग्रो किया है सिंस 1947। अगर आप देखें तो आज की तारीख की सिचुएशन ये है दोस्तों कि इंडिया जापान को टेक ओवर कर चुका है, इनफैक्ट ओवरटेक करके $4.187 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की, यहां पर भी भारत ने आशातीत वृद्धि दिखाई है। दोस्तों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था 1963 में, जब इंडिया के पहले साउंडिंग रॉकेट की शुरुआत की गई थी दोस्तों। थुम्बा, केरला में थुम्बा नाम की जगह से इसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद आज का समय है दोस्तों 2023 में चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया ने। और सिर्फ चंद्रयान ही क्यों, इंडिया मंगल ग्रह पर भी सबसे कम लागत के साथ सिर्फ पहले प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश बन चुका था। और जल्दी ही दोस्तों हमारा सोलर मिशन, वीनस मिशन वगैरह, और जल्दी ही हमारे स्पेस स्टेशन जैसे मिशंस भी लाइन अप हैं, और बहुत जल्द हम ये सारी अचीवमेंट्स भी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देखते हैं, ये तस्वीर उस दिन के अखबार की एक कतरन है जिस दिन भारत स्पेस युग में प्रवेश कर गया और भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था उस समय के सोवियत संघ के द्वारा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो आज की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि भारत न सिर्फ दुनिया के सिलेक्टेड कंट्रीज में से है जो अपनी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च करते हैं, बल्कि भारत उन गिने चुने देशों में से है जिनके पास रीयूज्ड व्हीकल्स की कैपेसिटी भी है, यानी कि वो री एंट्री करवा सकते हैं एक बार लॉन्च व्हीकल को यूज करने के बाद। दोस्तों ये एक और बड़ी अचीवमेंट है कि भारत आज दुनिया के डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों की सूची में अव्वल स्थानों में से एक है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता है विथ इट्स वेरी ओन यूपीआई। दोस्तों यूपीआई ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सरकार की तरफ से फैसिलिटेट किया है। लोगों को आज़ादी मिली है अपनी मर्जी से खर्च करने की और अपने खुद के अकाउंट पर कंट्रोल रखने की। दोस्तों यूपीआई
अगर बात की जाए तो तकरीबन 11.55 बिलियन ट्रांजैक्शंस, जिनकी कुल कीमत, ये मैं 2024 के पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, जिनकी कुल कीमत तकरीबन 11.7 ट्रिलियन रुपीस के आसपास थी। दुनिया में सबसे ज्यादा। दोस्तों अगर आप देखें तो ग्लोबल टाइम है ना, मतलब ग्लोबल लेवल पर जितने भी रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं, 46% ऑफ दोज रियल टाइम पेमेंट्स आर डन ओनली बाय इंडिया अलोन। यानी कि लगभग आप समझिए कि दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही हो रहा है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी की, तो फिर वहां तो आप जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे। 1951 से दोस्तों 2023-24 के बीच में अगर आप देखें तो भारत ने तकरीबन मात्र 24,000 किलोमीटर के लेंथ ऑफ हाईवे से बढ़ते बढ़ते 1,70,000 किलोमीटर तक के रोड नेटवर्क को तैनात कर लिया है। पावर जनरेशन दोस्तों कैपेसिटी अगर आप देखें तो 4,25,000 मेगावाट के ऊपर कैपेसिटी हम अचीव कर चुके हैं, और वो भी जबकि दोस्तों ये डेटा जो है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर, ये डेटा लास्ट ईयर का अपडेटेड है। अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी देखते हैं दोस्तों, तो ये इंस्टॉल कैपेसिटी 4.5 लाख मेगावाट से कहीं ज्यादा हो चुकी है एज ऑफ नाउ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स में अगर आप ध्यान देंगे तो 2024 की शुरुआत में ही जितने भी ये 19,227 विलेजेस बचे हुए थे, है ना, वो सारे के सारे ये गांव जो है दोस्तों ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। यानी कि देश में जितने भी गांव थे दोस्तों 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दोस्तों 25 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी, और जो कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में अपना 100% टारगेट अचीव कर चुकी है। यानी कि एक बड़ी सफलता आज भारत प्राप्त कर चुका है। गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों बिजली पहुंचने के साथ साथ भारत के सामने एक मेजर चैलेंज था हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और अकम्प्लिशमेंट से रिलेटेड। दोस्तों लिटरेसी रेट, भारत जब आजाद हुआ था, आपको शायद ही यकीन हो कि भारत में 15% से भी कम लोग साक्षर हुआ करते थे। आज वो साक्षरता दर 80% के आसपास पहुंच चुकी है दोस्तों। और इतना ही नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि मात्र 30 से 32 वर्ष की थी, वो आज बढ़ते बढ़ते लगभग 75 ईयर्स के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत के अलग अलग एजुकेशनल एक्सपेंशन प्रोग्राम्स का। फिर चाहे वो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन हो, या फिर दोस्तों आप देखें तो है ना बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई अलग अलग राज्यों में। और इसके अलावा शुरुआती वर्षों में आप देखेंगे तो न सिर्फ ग्रामीण साक्षरता मिशन बल्कि प्रौढ़ साक्षरता मिशन यानी कि एडल्ट लिटरेसी के एफर्ट्स भी किए गए थे। लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे मेजर बदलाव तब आया जब भारत ने संविधान में आर्टिकल 21A को ऐड किया। और दोस्तों राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। दोस्तों 86वां संशोधन जो संविधान का किया गया था वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे देश में एजुकेशन लेवल को लोगों तक एक्सपैंड करने का। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है हेल्थ। लेकिन हेल्थ केयर चैलेंजेस दोस्तों आज भी बरकरार हैं क्योंकि भारत में जहां WHO कहता है कि डॉक्टर्स की संख्या हर 1000 व्यक्ति पर 2.5 होनी चाहिए, भारत में सिर्फ और सिर्फ 0.8 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर, जो कि बहुत ही कम है। आप देखेंगे तो ये लगभग 1/3 है, जितना होना चाहिए उससे 1/3 डॉक्टर्स बस अवेलेबल हैं, जो कि एक मेजर चैलेंज है। एंड होपफुली हम इस चैलेंज को भी सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएंगे और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए तो सोशल और पॉलिटिकल माइलस्टोन्स भी काफी सारे अचीव किए हैं इंडिया ने, खासकर जैसे कि 1950 में दोस्तों संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश ने बनाया वो भारत था। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं है ना, जो कि दोस्तों भारत में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भाषाओं की थी,
सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं ने भी उतनी मशक्क़त नहीं की होगी जितनी कि भारत की एक छोटी सी भाषा में भी आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से भारत वो देश बना जिसमें कि एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर के आज की तारीख में 22 ऐसी भाषाएं हैं दोस्तों जिनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला हुआ है शेड्यूल 8 में। 1966 में दोस्तों इंदिरा गांधी जो है वो इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, जो कि एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट था। और ठीक उसी तरीके से जैसे कि भारत में श्रीमती प्रतिभा पाटिल और उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भारत की महिला राष्ट्रपति बनती हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होना बहुत खास इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये देश की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति हैं, और जो कि दिखाता है कि भारत में न सिर्फ इंक्लूजन काफी ज्यादा बेहतर हुआ है बल्कि आज ये संभव हो सका है कि देश के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वो भी देश की मुख्य धारा में अपना सर्वोत्तम योगदान कर रहे हैं और सर्वोच्च पदों पर भी विराजमान हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ और भी अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो 86 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, फिर उसके बाद ये कानूनी तौर पर 2010 में से लागू किया गया। हालांकि कानून 2009 में आ गया था, लागू 2010 से माना गया। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो या फिर हो जीएसटी, ये सारे के सारे कानून दोस्तों भारत को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए कल्चरल और स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स की, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर सबसे अधिक बार मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के कंटेस्टेंट्स विक्टोरियस हुए हैं, विनर हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें हॉकी के वर्ल्ड कप की, ओलंपिक गोल्ड हॉकी में, या फिर रिसेंटली भारत के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स क्रिकेट के बारे में बात की जाए, 1983 में इंडिया जो है दोस्तों पहला ऐसा देश बनता है जो कि वेस्ट इंडीज के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाता है। और वहीं 2024 में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक बार फिर से भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत करके अपनी लेटेस्ट विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 2025 में हमारे लिए है ना ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है, उसी तरीके से आने वाले वर्षों में भी भारत ऐसे ही जबरदस्त कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी हमारे भारत के प्यारे देशवासी, आप सभी का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। सो गाइज, with this I end up this session. All the very best to all of you. Wish you all a very very happy Independence Day once again. Jai Bharat and Jai Hind. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।